है, जहां आलोक पांडे जी भी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे बिल को? क्या आपको लग रहा है कि 27 सालों का इंतजार अभी खत्म हुआ या फिर बस समय अवधि बढ़ा दी गई है? 27 सालों का इंतजार खत्म हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जनगणना होगी ही होगी। और परिसीमन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2026 तक के लिए रोका था, क्योंकि साउथ के राज्यों ने कहा कि हम जनसंख्या घटाएं भी और हमारा प्रतिनिधित्व तो घट जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस बात को मानते हुए जो है 2026 तक की परिसीमन में रोक लगा दी। तो नई संसद का निर्माण भी इसीलिए हुआ है कि 2026 में परिसीमन होगा ही होगा। और जनगणना हम प्रत्येक 10-11 साल में कराते ही है। 2021 में होना था, ड्यू टू कोरोना वो चीजें चल गई थी ऐसी वैश्विक महामारी की वजह से। तो ये जो सरकार बिल लाई वो टालने के लिए नहीं लाई, क्योंकि अभी ये लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा में जाएगा, आधे से अधिक राज्यों में जाएगा, उसका लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। इसलिए सरकार लॉन्ग टर्म परिप्रेक्ष्य में चल रही कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। तो क्योंकि नए सदन का उद्घाटन हुआ है, तो क्यों ना ऐतिहासिक रूप से पहला एक ऐसा बिल लाया जाए जो एक इतिहास रचे। महिलाओं का जो बिल है 1996 से पड़ा हुआ है, और इसी सदन के अंदर ज्यादातर जो पुरुषवादी मानसिकता की राजनीतिक दल है या जो व्यक्ति है उसका विरोध करते रहे, अपोज करते रहे। लेकिन अब फिर एक बड़ा आलोक जी, एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो रही है ना कि आज भी देखिए सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा गया कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, यानी कि जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए। और इस जातिगत आधारित जनगणना के लिए ही विपक्ष कहीं ना कहीं देख लीजिए कि एकजुट भी हुआ है। क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना हो पाएगी और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जनगणना भी टल रही थी? देखिए अर्चना जी, सूप तो सूप बोले, चलनी का बोले जिसमें 72,000 छेद। कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की बात करे, 50 साल वो सत्ता में रही है, उसने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराया? आप जब सत्ता में रहते हैं तब आपको जातिगत जनगणना याद नहीं आती। चलिए केंद्र की बात छोड़ दीजिए, कर्नाटका में जो इस समय सरकार है, इस सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में जातिगत जनगणना कराई थी जी। उस सरकार के बाद बीजेपी सरकार आई, उसने अपनी रिपोर्ट नहीं जारी की, और कांग्रेस की दोबारा सरकार आ गई। कांग्रेस ने अपनी जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वेक्षण जिसे कहते हैं राज्य लेवल पे, उसको अभी भी जारी करने की हिम्मत नहीं कर पा रही जी। इसलिए कास्ट सेंसस की बात कोई भी कर ले, लेकिन उसे जारी करना बहुत कठिन है। लेकिन क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और हिंदुत्व की लड़ाई के लिए जाति कार्ड खेलना विपक्ष की मजबूरी है, इसलिए सोनिया गांधी भी जाति कार्ड खेल रहे जी। अंकिता जी, इसमें आज नाम ना देकर इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया, और इसी के साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस क्योंकि 9 सालों से सरकार को पत्र लिख रही थी, कई बार उसने पत्र लिखा, और ये प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से सरकार ने ऐसा किया है। तो क्या आपको लगता है ये प्रेशर है या फिर ये कह लीजिए कि बीजेपी की इच्छा शक्ति को दर्शाता है? देखिए, विपक्ष एक बात तय कर दे कि नरेंद्र मोदी जी विपक्ष की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। कभी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष को तो पूछा नहीं जाता, उनकी बात नहीं मानी जाती, और अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी के 2018 की वजह से, लेटर की वजह से कर दिया, या सोनिया गांधी के लेटर की वजह से कर दिया। तो ये विपक्ष पहले तय करे कि जो इस समय भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो एरोगेंट है, संविधान खतरे में है कि नहीं है। अगर विपक्ष की बात लेटर जारी करने में भारतीय सरकार महिला आरक्षण बिल ले आती है, तो दुनिया में इससे बड़ा लोकतांत्रिक उदाहरण क्या हो सकता है? तो ये मैं मानूंगा कि विपक्ष को पहले ये तय कर देना चाहिए कि प्रधानमंत्री है क्या, उनके लेटर वर्ष से बात मानने वाले हैं या बिल्कुल बात नहीं मानते हैं। रहेगी बात है कि जो राजनीतिक दल इस बिल को लाएगा, लगभग 50% आबादी को उसकी तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है। इसीलिए सारे लोग इस बिल के प्रावधानों में कमियां थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, लेकिन खुलकर विरोध करने की शक्ति किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। लेकिन ये भी तो देखिए ना सर, ये भी कहा जा रहा है आलोक जी कि जो 33% आरक्षण दिया गया है उसमें लोकसभा में, विधानसभा में जो ST SC की जो सीटें रिजर्व होती हैं उसमें भी ये आरक्षण लागू होगा। क्या आपको लगता है कि जो ST SC के लिए आरक्षित सीटें हैं उसमें भी अगर रिजर्वेशन कर दिया जाएगा तो क्या विरोध के सुर फिर से निकलेंगे? नहीं, अब ये तो उनको तय करना है, लेकिन हम दलित जो पहले मैं संवैधानिक क्लियर कर दूं, संविधान में OBC का सांसद एज ए विधायक कोई रिजर्वेशन नहीं है।
बी आर अम्बेडकर जी और आलोक जी, ओबीसी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आलोक जी ओबीसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एसटी एससी की बात कर रही हूँ। जो शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ कि कहा जा रहा है कि जो 33% आरक्षण दिया गया है सामान्य रूप से महिलाओं को, वो जो आरक्षित सीटें हैं ना लोकसभा में, विधानसभा में एसटी एससी के लिए, उसमें भी ये आरक्षण है। तो क्या आपको लगता है कि इसको लेकर भी कहीं ना कहीं क्या विरोध हो सकता है? क्या आपको लगता है इस पर? नहीं, देखिए उसमें आरक्षण दलित महिलाओं के लिए, एससी वाले सीटों पे 80 का रिजर्वेशन रहेगा, एसटी में 80 का रहेगा। पहले वहां पुरुष आते थे, अब महिला आएंगी। तो क्या महिला एससी नहीं है? क्या महिला एसटी नहीं है? भाई वो एक किसी परिवार से पहले पुरुष विधायक बनता था रिजर्वेशन में, अब उसी परिवार से अगर महिला बनेगी, उसकी बहन बनेगी, उसकी पत्नी बनेगी, उनकी माँ बनेगी, तो आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा? क्या दलित समाज में पुरुष ही दलित है, महिला दलित नहीं है? तो ये जो राजनीतिक विरोध है, ये विरोध बहुत लंबा गहरा नहीं रहेगा, ये तार्किक विरोध नहीं है। अगर दलितों के जो सीटें रिजर्व है शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, तो पुरुष की जगह वहां पर महिला आ जाएगी। 33% फ्लैट रिजर्वेशन रहेगा, जिसमें जनरल में ओबीसी और जनरल दोनों रहेंगे रिजर्वेशन में। 33% वहां रिजर्व हो जाएंगी। 33% एसटी वाली जो सीटें हैं उसका 33% अब पुरुष जो है महिला होंगे, और 33% जो एसटी सीटें जितनी रिजर्व है उसका 33% जो है, 33% जो है वहाँ एसटी पुरुष की जगह एसटी महिला आ जाएंगी। तो सदन में 33% महिलाएं हो जाएंगी, उसमें एसटी भी हो जाएंगी जी, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा और वो उस सीटों पर एसटी एससी के ही लोग जो हैं उन्हीं के लिए वो आरक्षित रहेगा। ठीक है, आपके पास लौटती हूँ। आपने सुना अंकिता जी को, इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि 2029 से पहले इस बिल को पास करना मुश्किल है, और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 9 सालों से इनकी सरकार थी, अगर इनकी इच्छा शक्ति होती तो ये पहले भी पेश करते, लेकिन चुनाव से पहले इसे पेश करके क्या वो इसे केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं और इसे बीजेपी मास्टर स्ट्रोक की तरह कह लीजिए कि साबित करने की कोशिश कर रही है? क्या आपको लगता है कि क्या ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी, क्योंकि 2019 तक तो मामला ठंडे बस्ते में है? देखिए, अगर ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इतना आसान होता है संसद से, तो कितने एफर्ट किए गए। एक बार 1996 में हुआ, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, फिर मनमोहन सरकार भी किया। तो ये बहुत सारे प्रयास हुए हैं और इन प्रयासों में हर बार असफलता मिली है, इसमें बहुत आसान तो नहीं। आलोक जी, असफलता इसलिए भी मिली थी ना क्योंकि वहां पर देखिए ना कि क्योंकि गठबंधन की सरकारें चलती थी। आपने मनमोहन सिंह का जिक्र किया, आपने एचडी देवेगौड़ा का जिक्र किया, नरसिम्हा राव का जिक्र किया। तो अगर आप मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर तो उनकी गठबंधन की सरकार थी और उनकी खुद की जो सरकार में जो लोग थे, जो पार्टियां थी, वो उसका विरोध कर रही थी। सपा की बात कर ले, जो जनता दल है उनकी बात कर ले, तो वो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन आज तो सब इसके समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन और इतिहास के दिन में अंतर तो है ना? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा डिले तो किया है राजनीतिक रूप से, अगर पहले भी ले आते, लेकिन क्योंकि माना जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने प्रयास तो किया कम से कम महिलाओं के लिए। और ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर कोई बिल लाती है तो ऐसा नहीं होता कि बिल गिर जाए। हालांकि राज्यसभा में उसे पूर्ण बहुमत अभी भी नहीं है, जैसे उस समय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत लोकसभा में नहीं था, वो दूसरे दलों के सहारे पर थी। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी राज्यसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है, लेकिन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी सबके साथ समन्वय बना करके ही दोनों सदनों से बिल पास कराना होगा। उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों पर भी सहमति होगी। हाँ, विधानसभाओं से भी सहमति लेनी पड़ेगी। जी, तो 50% प्लस 1 कम से कम उन राज्यों की कंसेंट की जरूरत है, तो वो समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये कहने के लिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा और पहले प्रयास करती तो और अच्छा रहता। लेकिन राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और कमजोर थी, वो कांग्रेस से छोटी पार्टी हुआ करती थी उस समय, यानी 3 से 4 साल पहले अपर हाउस में। लेकिन आलोक जी, आप कह रहे हैं कि 3-4 साल पहले कांग्रेस से छोटी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है वो 9 साल से इस बिल के लिए उनको पत्र लिख रहे थे, 9 साल से सरकार को इस बिल को लाने के लिए कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन तो था पहले से भी उनको इस बिल पर। नहीं, बिल्कुल, हमने तो पत्र के सिवा कांग्रेस को रोडों में महिलाओं के लिए उतरते हुए देखा नहीं। अगर किसी ने देखा हो महिलाओं के लिए आंदोलन करते हुए तो मुझे जरूर बताएं। मैं पिछले 10-12 साल से तरस गया महिला आरक्षण के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए। कांग्रेस जो है वास्तव में आंसू बहा रही है या केवल वो घड़ियाली आंसू बहा रही है?
अगर वास्तव में आंसू बहा रही होती तो रोडों पे होती और कहती कि जैसे जंतर मंतर में किसानों के लिए बैठे थे, पूरी दिल्ली जाम कर दिया था किसान जी। आंदोलन के लिए। आपने इसका 1/10 भी कहीं देखा है महिला आरक्षण के लिए कांग्रेस या किसी दल को? तो इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी उसे लेकर के आ रही है और ये मान रहे हैं कि महिलाओं, अगर आप देखें तो 2014 में बीजेपी को 26% वोट मिले महिलाओं के और 2019 में 36% वोट मिले और इसके बाद वो 50% के ऊपर भी महिलाओं के वोट पहुंच सकते हैं। जी। तो सारे लोग श्रेय लेने के जुट रहे हैं कि साहब हमने जरूर कहा था। ये ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा किसी गांव में आईएएस बन जाए तो सबसे पहले उसका टीचर कहते हैं कि हमने कहा था हमारा बेटा ये बच्चा जरूर आईएएस बनेगा। फिर इलेक्शन वाला भी कहता हमने कहा था, फिर पड़ोसी भी कहते थे हमने कहा था। हालांकि वो सब उसकी उससे बुराई कर रहे हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि सब क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं कि ये बिल हमारी वजह से आ रहा है, हमारी वजह से। कांग्रेस कह रही है हमने सरकार पे दबाव बनाया, विपक्षी गठबंधन पूरा कह रहा है हमने सबने मिलकर सरकार पर इसके लिए दबाव बनाया। फिलहाल वो देखने वाली बात होगी।